हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत मज़ेदार लेक्चर जिनके सिलेबस में एल्गी मेंशन है। वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में एल्गी मेंशन है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगी। ये लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इन लॉन्ग क्वेश्चंस के बीच में क्या क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी। और इसके केवल यहाँ बैठकर समझना, क्योंकि इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बच्चों, अगर एल्गी आपके सिलेबस में मेंशन है तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द थैलस स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया। एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा है, डिस्क्राइब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। अगर आपके सिलेबस में एल्गी मेंशन है और वाउचेरिया और वॉल्वॉक्स है तो ऐसा नहीं होता कि पेपर इन दोनों एल्गीज के बगैर कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए अब समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम डिस्क्राइब द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ वाउचेरिया, ये उसके बाद हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। बच्चों, होता ऐसा है कि हम लोग जब पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, एल्गी पढ़ी आपने, उसके साथ लाइकेंस पढ़े, उसके साथ ब्रायोफाइट्स पढ़े, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में इतना स्ट्रेस होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। तो ऐसा ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का मैं आपको लेक्चर दूंगी। पूरा अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। अब देखो, वाउचेरिया के बारे में पूछा है कि इसका थैलस स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज है कि आप डायग्राम जो है उसकी इमेज को आप अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स अपने आप लिखते जाएंगे। मैं यहाँ पे बोलूंगी, आपको मन ही मन में बोलना है कि उसका आंसर राइट है या रॉन्ग है, यस है या नो है। जैसे कि अगर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि जो वाउचेरिया का जो आपको थैलस दिख रहा है, ये ब्रांच्ड दिख रहा है या अनब्रांच्ड दिख रहा है? आपका जवाब आएगा ब्रांच्ड। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख देंगे कि इसका थैलस कैसा होता है? ब्रांच्ड। दूसरी बात आती है, जैसे कि यहाँ पे एक ब्रांच निकल रही है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, तो हमने क्या लिख दिया? ब्रांच्ड है। दूसरी बात आती है, क्या इसमें आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं? कुछ आपको ब्लैक कलर के इस तरीके के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं? तो यानी जब बहुत सारे न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं तो हम क्या कह देंगे? ये कैसा है? सीनोसिटिक है। तीसरी बात आती है कि क्या इसमें आपको सेप्टा नजर आ रहे हैं? सेप्टा इस पूरे थैलस में कहीं पर भी नहीं बन रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे? थैलस कैसा है? फिलामेंट्स कैसे हैं? एसेप्टेड। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि वाउचेरिया को लेकर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके थैलस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज में ली जाती है वो होता है कि इसका थैलस कैसा होता है? साइफोनेशियस। साइफोनेशियस मतलब क्या हुआ? साइफन के जैसे। और साइफन का मतलब क्या हुआ? यानी कि ट्यूब के जैसे। यानी ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये दूसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये तीसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यानी हम क्या कह देंगे कि इसका थैलस कैसा हुआ? साइफोनेशियस टाइप का हुआ। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि इसमें सेप्टा तो नहीं होते, लेकिन जब भी इसमें सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसमें एंथ्रीडियम बने चाहे इसमें ऊगोनियम बने, उस समय पर सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। हमारा आंसर एनरिच जब होता है जब हम एक्सेप्शंस को भी याद रखें। जैसे कि यहां पर आपको एक स्पीशीज याद रखनी होगी वाउचेरिया की, वाउचेरिया सूडोहिमेटा, जिसमें कि क्या होते हैं? फिलामेंट्स सेप्टेट होते हैं। फिर ब्रांच्ड हेप्टेरॉन्स और राइजोइड्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं राइजोइड्स। तो अब अगर हम सब चीजों को मिला दें और इस थैलस के डायग्राम को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली बात, वाउचेरिया का थैलस कैसा हुआ? साइफोनेशियस, साइफन के जैसा दिख रहा है। दूसरी बात, एसेप्टेट। ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे वाउचेरिया सूडोहेमेटा का नाम, जिसमें कि क्या है? सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। तीसरी बात, सीनोसिटिक होते हैं। चौथी बात, ब्रांच्ड होते हैं। यहाँ पे हमने थैलस स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। प्लस एक चीज और कि ये डिफ्रेंशिएटेड होता है किसमें? प्रोस्टेट, राइजोइडियल सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम। प्रोस्टेट का मतलब क्या हुआ? वो ब्रांचेस जो जमीन पर लेटी हुई हैं, इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पे ये ब्रांच। राइजोइडियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या प्रेजेंट है? राइजोइड्स प्रेजेंट है। यानी कि ये स्पीशीज कैसी होगी? जो किस में मिलेगी? सॉइल में मिलेगी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलेगी। दूसरी बात,
दूसरा सिस्टम कौन सा हुआ, इरेक्ट सिस्टम, यानी ब्रांचेस कुछ इस तरीके से, ये वाली जो ब्रांच बन रही है ये क्या है, इरेक्ट ब्रांच है। तो हम क्या क्या चीजें लिख देंगे, अगर मेरे को अब लिखने को कहा जाए कि वाउचेरिया के बारे में, अब मुझे थैलस के बारे में लिखना है, तो सबसे पहली बात, आप इस तरीके का डायग्राम आप लोगों की बुक्स में बन रहा है, आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं। और अब इसको देख करके, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कुछ न्यूक्लियस बना देती हूँ, कुछ यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बना दिए, ये इस तरीके से न्यूक्लियस बना दिए। फिर साथ ही साथ चूंकि ये क्लोरोफाइसी को बिलोंग करती है, कुछ बुक्स में ज़ेंथोफाइसी है, दोनों सही है। यहाँ पर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, ऑयल। मैंने बच्चों केवल एक ही ब्रांच में बनाए हैं। अब अगर मुझे लिखने को कहा जाए तो मैं क्या लिख दूंगी कि इसका थैलस कैसा होता है, साइफोनेशियस। मैंने लिख दिया साइफोनेशियस। दूसरी बात क्या लिख दूंगी कि ये कैसा होता है, ब्रांच्ड, तो यहाँ लिख दिया ब्रांच्ड। तीसरी चीज अगर मुझसे कहा जाए कि क्या लिख सकते हैं, एसेप्टेट, तो हमने लिख दिया एसेप्टेट। चौथी चीज, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो मैं क्या लिख दूंगी, सिनोसिटिक। और पांचवी बात कि ये डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, प्रोस्टेट राइजोइडियल सिस्टम में, प्रोस्टेट राइजोइडियल सिस्टम, राइजोइडियल सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम में, एंड इरेक्ट सिस्टम। फिर उसके बाद अगर मुझसे पूछा जाए इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो रिजर्व फूड मटेरियल इसमें होता है ऑयल। ठीक है, साथ ही साथ हम मेंशन कर देंगे कि इसमें यूनिवर्सल पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई भी प्रेजेंट होता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये जबरदस्ती में लिख दिया, लिखा हुआ तो था वहां पे, फिर यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत थी, यहाँ पे लिखने की जरूरत थी, वो जरूरत ये थी कि कई बार बच्चों प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके सिलेबस में वाउचेरिया चूंकि मेंशन है, तो इसीलिए वाउचेरिया की स्लाइड, परमानेंट स्लाइड जो है वो माइक्रोस्कोप में सेट कर दी जाती है एट द टाइम ऑफ स्पॉटिंग। तो वहां विद इन 3 मिनट्स आपको डायग्राम बनाना होता है, प्लस उसके 5 से 7 आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो आप केवल अगर वर्ड भी लिख दोगे कि ब्रांच्ड है, साइफोनेशियस है, एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है, और इस तरीके से राइजोइडियल सिस्टम है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई और ऑयल, और यहाँ पे बस एक लेबलिंग कर देना और लिख देना राइजोइडियल सिस्टम, तो भी आपको 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड बनाई है। समझ में आ गई बात। अब जब हमसे थैलस पूछा गया, तो थैलस ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करूं, अगर थैलस स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं और ये मेंशन नहीं किया गया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल, तो आप दोनों चीजें मेंशन करेंगे। हम अपने मार्क्स क्यों कटवाएं भाई, जब हमें आता है तो हम लिखेंगे। अब देखो, यानी कि जो ये ब्रांच मैंने बनाई, ये इस तरीके से जो ब्रांच बनाई बेटा, इसमें यहाँ पे इसका टीएस लिया गया, टीएस मतलब कि ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन जब आप देखेंगे बच्चों, तो उसमें क्या होगा, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वो क्या कहलाएगी, प्लांट है तो सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाएगी, सेल वॉल। तो मैंने लिख दिया सेल वॉल। अब बात आती है कि सेल वॉल आखिर बनी किसकी होती है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है। किस क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे, एक तो सेलुलोज और साथ में क्या मेंशन करेंगे, पेक्टिन। जो आउटर वाली वॉल होगी वो होगी किसकी, पेक्टिन की बनी हुई। जो इनर वाली वॉल होगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 लेयर्स बना दूं, दूसरे मार्कर से बनाती हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे, तो जो आउटर वाली होगी बच्चों वो तो किसकी बनी होगी, पेक्टिन की, और जो इनर वाली होगी वो किसकी बनी होगी, वो बनी होगी सेलुलोज की। ठीक है, अब सेंटर में इसमें आपको मिलेगी क्या, एक वैक्यूल, एक वैक्यूल मिलेगी यहाँ पे, ये वैक्यूल जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, वैक्यूल कह दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या चीज भरी रहेगी, इसमें भरा रहेगा सेल सेप। और सेल सेप कह दिया तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी रिजर्व फूड मटेरियल, ऑयल हुआ, स्टार्च हुआ, वो सब कहाँ होगा, इस सेल सेप के अंदर होगा। दूसरी बात, अब इस जो सेल सेप की जो जो इसकी साइफन है, या जिसको आप कह रहे हैं वैक्यूल कह रहे हैं, सेंट्रल वैक्यूल कह रहे हैं, उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट नाम देते हैं। तो ये तो हो गई बच्चों क्या, ये तो हो गई सेल वॉल। ठीक, फिर उसके बाद ये जो डॉट डॉट से बता रखी है ये क्या हो गई, ये हो गई टोनोप्लास्ट, जो किसकी बाउंड्री है, सेंट्रल वैक्यूल की बाउंड्री है। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है, यानी कि इस वैक्यूल और इस सेल वॉल के बीच में क्या चीज भरी होगी, इसके बीच में भरा होगा साइटोप्लाज्म। अब चूंकि वो किसकी पेरीफेरी पे मौजूद है, सेंट्रल वैक्यूल की पेरीफेरी पे मौजूद है, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक होंगे न्यूक्लियस और दूसरे होंगे क्रोमेटोफोर। ध्यान देना कि जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो न्यूक्लियस, इसको मैं रेड कलर के मार्कर से बना रही हूँ,
वो न्यूक्लियस टुवर्ड्स द सेंटर होंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर होंगे। और जो क्रोमेटोफोर होंगे उसको मैं पर्पल कलर के मार्कर से बना रही हूँ, वो क्या होंगे, टुवर्ड्स द पेरीफेरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते समय, इसको ड्रॉ करते समय, इसको लेबल करते समय आपको बहुत ध्यान देना है कि टुवर्ड्स द पेरीफेरी तो क्या होंगे, क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स जो इसको कलर देने का काम करेंगे। और सेंटर की तरफ क्या होंगे, सेंटर की तरफ होंगे न्यूक्लियाई। समझ में आ गई बात। तो यही चीज हम इसमें लिखेंगे। अब हम एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं। द वॉल ऑफ द फिलामेंट इज थिन एंड लैक्स इलास्टिसिटी, आउटर पेक्टिक लेयर, इनर सेलुलोजिक लेयर। उसके बाद वेल डेवलप्ड साइफन लाइक सेंट्रल वैक्यूल, इसको सेंट्रल वैक्यूल कह रहे हैं। वैक्यूल इज फिल्ड विद सेल सेप, फिर सेल सेप्स कंटेन लिपिड्स, डीजेनरेटेड क्लोरोप्लास्ट एंड क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स स्पेलिंग सही कर देती हूँ, क्रिस्टल्स। उसके बाद यहाँ पे द प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस लेयर, यानी कि इसके चारों तरफ, वैक्यूल के चारों तरफ एक कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में मिलेगा क्या चीज, साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियाई लाइट टुवर्ड्स द सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं 5 स्टार जरूर दूंगी। कहाँ गया भाई स्टार वाला मार्कर, ये रहा, ये देखो, न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ होंगे, क्रोमेटोफोर आर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी। समझ में आ गई बात। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे आई बात हम क्लोरोफिल ए, जैसा कि मैंने आपको बताया क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई और कैरोटिनॉइड ज़ैंथोफिल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो क्या चीज एब्सेंट होती है, क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ऑयल है। समझ में आ गया यहाँ तक। ये हमने क्या कंप्लीट करा बच्चों, हमने इसका थैलस स्ट्रक्चर कंप्लीट करा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस क्वेश्चन को 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप मान लीजिए 3 मार्क्स में आपको थैलस स्ट्रक्चर और 3 मार्क्स में आपको क्या चीज बतानी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना होगा। तो हमारे 3 मार्क्स में हमें ये जो भी मैंने बताया है वो सारा कुछ लिखना होगा, प्लस डायग्राम बनाना होगा थैलस का, प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर का। ये डायग्राम जो मैंने बताया है वो लिखेंगे, 3 नंबर पक्के हो गए। अब अपन मूव करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर इसमें किस तरीके से होता है। अब देखो, जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सबसे पहली टर्म जो आपको लिखनी चाहिए वो क्या होती है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओगेमस टाइप का। ओगेमस टाइप का मतलब क्या हुआ बेटा, कि इसमें जो मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट होगा वो क्या होगा, वो मोटाइल होगा, वो मोटाइल होगा। और जो फीमेल गैमेट होगा वो क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा और उस फीमेल गैमेट को हम क्या नाम दे देंगे, एग। ठीक है। तो जब भी ये सबसे ज्यादा एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो गैमस टाइप का रिप्रोडक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें मेल गैमेट मोटाइल हो, उसका साइज छोटा हो, फीमेल गैमेट बड़ा हो, साइज उसका बड़ा हो, और उसको हम एग कहते हैं। जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है तो ये क्या कहलाता है, वो गैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। पहली चीज ये हुई। दूसरी बात आती है कि वाउचेरिया या किसी भी एल्गी में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन, बहुत ज्यादा ध्यान देना बच्चों, इसको हम ऊगोनियम कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम आर्किगोनियम लिख देते हैं। आर्किगोनियम लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल आगे पढ़ेगा ही नहीं एग्जामिनर। वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ऊगोनियम होता है। समझ में आ गई बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि वाउचेरिया में जितनी भी स्पीशीज हैं उसमें से मैक्सिमम स्पीशीज कैसी होती है, होमोथैलिक। अब मैंने होमोथैलिक कह दिया तो जल्दी से आपको समझ में आ गया होगा कि होमोथैलिक का मतलब क्या होता है। होमोथैलिक का मतलब होता है बच्चों कि एक ही थैलस पर क्या मिलेंगे, दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होंगे। यानी कि एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम अगर एक ही थैलस पे मिलते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, होमोथैलिक कंडीशन कहते हैं। साथ ही साथ आपको दूसरा नाम भी याद रखना होगा और वो क्या होगा, मोनोशियस। ठीक। और अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग थैलस पर मौजूद है, यानी एंथ्रीडियम अलग थैलस पर, ऊगोनियम अलग थैलस पर, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोथैलिक या डायोशियस। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, एंथ्रीडियम। और ये वाला जो दूसरा वाला बन रहा है स्फेरिकल, ये क्या है, ऊगोनियम।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन लिख दिया कि वाउचेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, oogamous टाइप का होता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन oogoनियम, और अगर दोनों एक थैलस पे मौजूद है तो होमोथैलिक, अगर दोनों अलग अलग थैलस पर हैं तो हेट्रोथैलिक। मैक्सिमम केसेस में आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, होमोथैलिक कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ तक समझ में आ गया। ये एक पार्ट हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा पार्ट क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ये आखिर होता कैसे है, अब इसको एक बार पहले समझ लो, फिर हम इन स्लाइड्स को भी स्टडी करेंगे। देखो, जैसे कि मान लो मैंने ये एक थैलस बनाया वाउचेरिया, ठीक है, ये बना दिया थैलस। अब इसमें क्या है, एक तो ये ब्रांच है, ठीक है। अब सपोज इसमें एक लेटरल आउटग्रोथ और हो गई, ये यहाँ पे एक फिर से लिया, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली जो ब्रांच है बच्चों, ये तो क्या कहलाएगी, मेन ब्रांच, मेन ब्रांच। और ये वाली क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी लेटरल ब्रांच। तो चाहे किसी भी ब्रांच पर, चाहे वो मेन ब्रांच हो चाहे वो लेटरल ब्रांच हो, जो भी ब्रांच पर एंथ्रीडियम बनेगी उस ब्रांच में कुछ चेंजेस होंगे। अब हमें देखना है कि वो चेंजेस क्या होंगे। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने एक ब्रांच ले ली, ये एक ब्रांच ले ली। सबसे पहला चेंज तो क्या आएगा बेटा, सबसे पहला चेंज आएगा कि ये जो ब्रांच है ये क्या हो जाएगी, थोड़ी कर्व्ड हो जाएगी, थोड़ी कॉइल्ड हो जाएगी। कौन सा एंड, इसका डिस्टल एंड। ये कौन सा एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है जिसको मैंने पी से लिखा है, यहाँ डी लिख रही हूँ, ये डिस्टल एंड है जिसको मैंने डी से लिखा है। तो सबसे पहला चेंज तो क्या होगा कि जो ब्रांच है वो क्या हो जाएगी, डिस्टल एंड ऑफ द ब्रांच, डिस्टल एंड, एक सेकेंड, हाँ, डिस्टल एंड ऑफ द ब्रांच बिकम कॉइल्ड और कर्व्ड। पहला चेंज ये हुआ, बिकम्स कॉइल्ड और कर्व्ड, ठीक, पहला चेंज ये हुआ। दूसरा चेंज क्या होगा कि जो पोर्शन कर्व्ड होगा वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियाई और बहुत सारे क्रोमेटोफोर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई और बहुत सारे क्रोमेटोफोर एक्यूमुलेट हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटोफोर, ये दूसरा चेंज हुआ, क्रोमेटोफोर। तीसरा चेंज क्या होगा, तीसरा चेंज होगा कि यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है, कहाँ का साइटोप्लाज्म, डिस्टल एंड का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या होगा कि यहाँ पर एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। याद रखो, वाउचेरिया एसेप्टेट होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन यहाँ पर ये सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ क्या बन गया, सेप्टा बन गया। समझ में आ गई बात। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम किसके तहत, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। इसमें क्या क्या चेंजेस आए, सबसे पहली बात, जो मेन ब्रांच हो चाहे लेटरल ब्रांच हो वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्टल एंड जो है वो कर्व्ड हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई और बहुत सारे क्रोमेटोफोर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा और सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब क्या होगा बेटा कि जो इसमें न्यूक्लियाई थे वो न्यूक्लियाई क्या है, उसमें होगा माइटोटिक डिवीजन। ये मैंने बनाई ब्रांच, दोबारा से ये ब्रांच बनाई। इसमें जो यहाँ पर न्यूक्लियाई थे जो मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से बनाए हैं, उसमें क्या होगा बेटा, माइटोटिक। तो माइटोटिक डिवीजन होगा तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ जाएंगे। माइटोटिक डिवीजन में यही तो होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि जो भी साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म हर न्यूक्लियस के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना दिया, ये मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया, अलग से समझा रही हूँ आपको, ये मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ठीक है। अब माइटोटिक डिवीजन होके इनका नंबर तो बढ़ गया, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या कहलाएंगे, अब ये कहलाएंगे यूनी न्यूक्लिएट सेगमेंट। क्या कहलाएंगे ये, यूनी न्यूक्लिएट सेगमेंट। दूसरा चेंज क्या होगा बेटा, दूसरा चेंज ये होगा कि हर यूनी न्यूक्लिएट सेगमेंट
डेवलप कर लेगा अपने लेटरल साइड पर 2 फ्लैजिला। ये इसने 2 फ्लैजिला बना ली, एक छोटी एक बड़ी। मैं एक बार और बना के बताती हूँ किस तरीके से। यहाँ पे ये तो है न्यूक्लियस, फिर इसके चारों तरफ क्या हुआ, इसके चारों तरफ हुआ ये साइटोप्लाज्म, और इससे क्या डेवलप हो गई, 2 फ्लैजिला। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एंथ्रेजोइड। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके के बहुत सारे एंथ्रेजोइड यहाँ पर बन जाएंगे। तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमने इंट्रोडक्शन तो हमें समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट उसमें हुआ डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, तो हमें लिखना क्या है, हमें लिखना ये है कि किसी भी मेन ब्रांच पे या लेटरल ब्रांच जो है वो एंथ्रीडियम में डेवलप होगी, उस ब्रांच के डिस्टल एंड पर ये सारी चीजें लिखोगे कि क्या हो जाएगा, वो ब्रांच कॉइल्ड हो जाएगी, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, प्लस न्यूक्लियाई क्रोमेटोफोर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, न्यूक्लियाई में माइटोटिक डिवीजन होगा, जो प्रोटोप्लाज्म है हर न्यूक्लियाई के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, जिससे यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट बनेंगे और उनकी लेटरल वॉल पर फ्लैजिला डेवलप हो जाएगी जो अनइक्वल साइज की होगी। ध्यान देना, इस पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि वाउचेरिया में जो एंथ्रेजोइड होते हैं उसमें फ्लैजिला इक्वल होती है या अनइक्वल, तो आपको याद रखना है कि ये अनइक्वल साइज की फ्लैजिला होती है। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे बेटा, अब इस स्ट्रक्चर को कह देंगे एंथ्रोजोइड। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमने स्लाइड्स में क्या लिखा है। ये देखो, एंथ्रीडियम ऑफ वाउचेरिया, मेन फिलामेंट और इट्स लेटरल ब्रांच किसी पे भी डेवलप हो सकती है, कर्व्ड हो जाती है, ये चीज मैंने बता दी। लार्ज नंबर ऑफ क्रोमेटोफोर एंड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन दिस रीजन, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद आए नेक्स्ट पॉइंट पर, न्यूक्लियाई आर डिवाइड टू फॉर्म मेनी यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट मेटामॉर्फोसिस इनटू अ स्पिंडल शेप्ड बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड। अब क्वेश्चन क्या बनता है, किस तरह के एंथ्रेजोइड पाए जाते हैं वाउचेरिया में, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा बायफ्लैजिलेटेड स्पिंडल शेप्ड एंथ्रेजोइड, और द 2 फ्लैजिला आर ऑफ इन अनइक्वल लेंथ एंड लेटरली इंसर्टेड। बार बार मैं एम्फेसिस दे रही हूँ लेटरली इंसर्टेड पर, यह पूछा जाता है। तो इस तरह के एंथ्रेजोइड आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट अपने सेगमेंट पर आते हैं कि अब ऊगोनियम का, ये हमने कहानी किसकी कंप्लीट करी, ये कहानी हमने कंप्लीट करी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। अब हमारा तीसरा सेक्शन आ गया, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने एक तो क्या देखा, उसका इंट्रोडक्शन है ना, उसका इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज हमने क्या देखी, दूसरी चीज हमने देखी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, और तीसरी चीज हमने क्या देखी, डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम। यहां तक समझ में आ गई बात। अब ऊगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है इसको समझो। यहाँ पे ये एंथ्रीडियल ब्रांच थी, ठीक है, इस एंथ्रीडियल ब्रांच के ठीक पास ही क्या डेवलप होगी, ऊगोनियम। कैसे डेवलप होगी, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे डेवलप हो रही है, तो बेटा जो एंथ्रीडियल ब्रांच होगी उसी के ठीक पास में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई और बहुत सारे क्रोमेटोफोर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और अब इस साइटोप्लाज्म को हम क्या नाम दे देंगे, वॉन्डर प्लाज्म। ये भी पूछा जाता है कि वॉन्डर प्लाज्म जो टर्म है वो किस एल्गी में यूज में ली जाती है, आपका आंसर होगा वाउचेरिया। अब क्या होगा बेटा कि ये जो वॉन्डर प्लाज्म है, यहाँ से एक आउटग्रोथ ओरिजिनेट होगी, ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये यहाँ पर ये एंथ्रीडियल ब्रांच थी, और इस एंथ्रीडियल ब्रांच के पास में यहाँ पर कुछ क्रोमेटोफोर, कुछ न्यूक्लियाई यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए, तो इस जगह को तो हमने क्या कह दिया, इस जगह को हमने कह दिया वॉन्डर प्लाज्म, ठीक, साइटोप्लाज्म डेंस हो गया। अब यहाँ से क्या होगा बेटा कि एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, तो पूरा ही इरेज हो गया, रुको वापस बनाने दो मुझे, ये बनाया और ये बनाया। अब यहाँ से क्या होगा, एक छोटी सी आउटग्रोथ इस तरीके से आउटग्रोथ डेवलप होगी। ये आउटग्रोथ डेवलप होते होते कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल इन शेप हो जाएगी, कुछ इस तरह की हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि एंथ्रीडियल ब्रांच में हमने क्या देखा था कि वहां पे न्यूक्लियाई में बहुत सारे डिवीजन हुए थे, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, न्यूक्लियस में बहुत सारे डिवीजन होंगे, लेकिन वहां पे क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियाई था उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया था। यहाँ पे क्या होगा कि बनेंगे तो सही बहुत सारे न्यूक्लियस, लेकिन
केवल एक ही न्यूक्लियस रह जाएगा, बाकी सारे के सारे न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाएंगे और जितना भी प्रोटोप्लाज्म था, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत सारे न्यूक्लियस बना देती हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली क्या होगा कि केवल और केवल एक ही न्यूक्लियस रह जाएगा और जितना भी साइटोप्लाज्म है वो इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा। और अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, इस स्ट्रक्चर को हम एग कह देंगे। इस एग का जो एंटीरियर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा हाईलाइन होता है, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, जिसको कि हम रिसेप्टिव स्पॉट नाम देते हैं। समझ में आई बात? क्या हुआ, एक बार दोबारा समझ लो, दोबारा बता देती हूँ, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है कि oogonia पढ़ के बताती हूँ। द oogonia इनिशिएट एज अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस हम बोलते हैं आउटग्रोथ को। इट फॉर्म्स एट द बेस ऑफ एंथीडियम, ये भी बात समझ में आ गई। तीसरी बात, क्या क्या चेंजेस हुए, एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि बहुत सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियाई इकट्ठे हो गए। उसके बाद यहाँ पे द डेंस मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज वंडरप्लाज्म, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इट ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म्स एन ओवोइड और राउंडेड oogonia। देन नाउ दिस oogonia इज सेपरेटेड फ्रॉम द सबटेंडिंग फिलामेंट बाय अ सेप्टम। जैसे कि वहां पर एंथीडियम में, जब एंथीडियम में कर्व्ड हो गई थी, आगे से डिस्टल एंड बन गया था, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए थे, बहुत सारे क्रोमेटोफोर बन गए थे, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया था, तब वहां पे क्या हुआ था, सेप्टा का फॉर्मेशन। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जब ये सारे चेंजेस हो जाएंगे, तब क्या होगा, एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। The mature oogonium is sub-spherical or spherical with an apical beak. Now it possesses only a single nucleus. अब सिंगल न्यूक्लियस क्यों लिखा, माइटोटिक डिवीजन हुए, लेकिन जितने भी न्यूक्लियस बने उनमें से केवल एक सरवाइव करेगा, बाकी सारे डिजेनरेट हो जाएंगे। और जितना भी प्रोटोप्लाज्म था वो सब का सब क्या होगा, एक न्यूक्लियस के चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे एग, जिसका एंटीरियर एंड क्या है, रिसेप्टिव स्पॉट कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या चीज आ गई, दो चीजें आ गई, हमारे पास आ गया एंथ्रेजोइड भी आ गए, हमारे पास एग भी आ गया। अब दोनों का फ्यूजन, यानी एंथ्रेजोइड और एग का फ्यूजन क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। होगा कैसे, होगा ऐसे कि बच्चों, जैसे कि यहाँ पे ये बने, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एग, सॉरी, ये है एंथ्रीडियम, ये है एंथ्रीडियम, और ये है दूसरी वाले स्ट्रक्चर oogonia। ठीक है, एंथ्रीडियम में हमारे पास क्या चीज बनी बेटा, एंथ्रीडियम में हमारे पास बने बहुत सारे एंथ्रेजोइड, ये मैंने बनाए यहाँ पे एंथ्रेजोइड। ठीक है, ये बनाए एंथ्रेजोइड। ठीक, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर है एग। ठीक है, अब होगा ये कि ये इसका जो रिसेप्टिव स्पॉट है, वो रिसेप्टिव स्पॉट नाम से पता लग रहा है क्या करेगा, रिसीव करेगा। किसको रिसीव करेगा, इन एंथ्रेजोइड को रिसीव करेगा। करेगा कब लेकिन रिसीव, ये निकलेंगे कैसे, ये निकलेंगे ऐसे कि यहाँ पर इस एंथ्रीडियम में एक क्या बन जाएगा, एपिकल एंड पर एक पोर बन जाएगा। उस पोर के थ्रू ये जो एंथ्रेजोइड है, ये एंथ्रेजोइड बाहर आएंगे, ये एंथ्रेजोइड बाहर आए। यहाँ पे क्या था, रिसेप्टिव स्पॉट था, रिसेप्टिव स्पॉट ने क्या किया, रिसेप्टिव स्पॉट ने रिसीव किया, किसको रिसीव किया, इन एंथ्रेजोइड को रिसीव किया। तो अब ये क्या होंगे, ये एंथ्रेजोइड मूव करते हुए कहाँ पर आ जाएंगे, ये एंथ्रेजोइड इस एग के पास आ जाएंगे, और यहाँ पर ये एग था। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या था बेटा, एंथ्रेजोइड थे, उस एंथ्रीडियल ब्रांच में बने थे, आगे एक क्या होगा, पोर बनेगा एपिकल एंड पर, उस एपिकल एंड पर पोर बनते ही यहाँ से क्या होंगे, एंथ्रेजोइड निकलेंगे, यहाँ पर एग मौजूद है, रिसेप्टिव स्पॉट पर इन एंथ्रेजोइड को रिसीव किया जाएगा, लेकिन केवल और केवल एक ही एंथ्रेजोइड फ्यूज होगा, किसके साथ, इस एग के साथ। और फ्यूज होने से पहले भी इस एंथ्रेजोइड का साइज, मान लीजिए एग का साइज है ये, एग का साइज है ये, और एंथ्रेजोइड का साइज है ये छोटा सा, तो ये एंथ्रेजोइड पहले अपने साइज को इंक्रीज करेगा और इक्वल कर लेगा किसके बराबर, इस एग के बराबर। उसके बाद इन दोनों में फ्यूजन होगा, प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, बनेगा क्या, जाइगोट। अब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है स्लाइड्स पर। एंथ्रीडिया एंड oogonia मैच्योर साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों की दोनों चीजें साथ में ही, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो साथ में ही मैच्योर होते हैं।
द टिप ऑफ द एपिकल बीक ऑफ ऊगोनियम जिलेटिनाइज, यानी कि जो इसका रिसेप्टिव पॉइंट, जो रिसेप्टिव स्पॉट वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, जिलेटिनाइज होगा, यानी कि एक जिलेटिन के जैसा इसमें सब्सटेंस निकलेगा जिसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। एंड एन अपर्चर इज फॉर्म्ड, एंथ्रेजोइड्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट एंथीडियम, यानी ये जो एंथीडियम है, इस एंथीडियम से क्या होगा, ये जो एंथीडियम है, इस एंथीडियम से क्या होगा, बहुत सारे एंथ्रेजोइड निकले। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अ ड्रॉप ऑफ कलरलेस साइटोप्लाज्म कम्स आउट ऑफ द एपिकल वीक ऑफ द एग। अब एग से एक साइटोप्लाज्म की ड्रॉप निकलेगी और ओनली वन ऑफ द एंथ्रेजोइड एंटर द oogonia। समझ में आ गई बात। उसके बाद दोनों का फ्यूज, दोनों साइज इंक्रीज करेगा, कौन, मेल गैमेट या मेल न्यूक्लियस जो है इंक्रीज करेगा। द टू न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। द जाइगोट सिक्रीट, अब ये जाइगोट बना, इस जाइगोट ने अपने चारों तरफ एक वॉल सिक्रीट करी और जाइगोट इज ग्रीन इन कलर। उसके बाद जाइगोट ये बन गया। यहाँ पर हमारी प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंप्लीट हो जाती है। आगे क्या होगा कि जो जाइगोट होगा वो 2n होगा, उसमें मियोटिक डिवीजन होंगे जिससे बनेंगे 4 हैप्लॉइड गैमेट और वो फिर वापस से डिवाइड करके, या 4 न्यूक्लियाई वो डिवाइड करके नया वाउचेरिया बना देंगे। एक बार मैं समराइज करती हूँ, ध्यान से सुन लो, केवल 2 या 3 मिनट दे दो जिसमें मैं आपको पूरा बता दूंगी करना क्या है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई हैं, एक है थैलस और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैलस आपको समझ में आ गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, उसमें आप 3 पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करिए आंसर को। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का होगा जिसमें आपको oogamous लिखना कंपलसरी है, एंथ्रीडियम लिखना, ooगोनियम लिखना, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, ये चीज लिखना मस्ट है। उसके बाद आप सेकंड पार्ट पर आ जाइए, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, जिसमें मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के समझाया कि इस तरीके से एंथ्रीडियल ब्रांच थी और उस एंथ्रीडियल ब्रांच जो भी चाहे मेन पे डेवलप हो चाहे लेटरल ब्रांच पे डेवलप हो, उसके सारे चेंजेस लिखेंगे कि वो कर्व्ड हो गई, कॉइल्ड हो गई, न्यूक्लिया इकट्ठे हो गए, क्रोमेटोफोर इकट्ठे हो गए, साइटोप्लाज्म डेंस हो गया, सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया, फिर माइटोटिक डिवीजन हो गए और सबने क्या डेवलप कर ली, सबके चारों तरफ क्या डेवलप हो गया, प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और उन्होंने फ्लैचेला डेवलप कर ली। निकलेंगे कैसे, जब यहाँ पर क्या बनेगा, एक पोर बनेगा एपिकल एंड पर। ये पोर नॉर्मली एपिकल एंड पर बनता है। ये कहानी कंप्लीट करी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम की। डेवलपमेंट ऑफ ooगोनियम में वंडरप्लाज्म लिखना मस्ट है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर लिखना मस्ट है। उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियस बने लेकिन केवल एक ही न्यूक्लियस सर्वाइव करेगा और सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम कह देंगे एग। एग बन गया, एंथ्रेजोइड बन गए, दोनों का फ्यूजन हुआ, प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। बनेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट अपने चारों तरफ एक वॉल डेवलप कर लेगा। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, इसके बाद इसमें मियोटिक डिवीजन होगा जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे जो डिवाइड करके नया थैलस बना देंगे। ये एक कंप्लीट आंसर होता है वाउचेरिया का। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर मत जाना। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको मत छोड़ के मत जाना, इसके आने की काफ़ी संभावना रहती है। तो ये हमने वाउचेरिया कंप्लीट करा। अब मेरे को एक कमेंट भी करना कि अगर मेरे पढ़ाने में आपको कहीं कोई कमी लगती हो कि मैम आप यहाँ पे इम्प्रूव करो, इस जगह पे सही होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। जिस तरीके से वाउचेरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था, ठीक उसी तरीके से वॉल्वॉक्स का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं, बहुत 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 ईजी है, पर थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे डायग्राम बनाने में। तो उन सारी चीज़ों को मैं बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ आप लोग गड़बड़ करते हो, कहाँ आपको क्या लिखना है। बच्चों जैसे ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सबसे पहले तो वॉल्वॉक्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसकी कॉलोनी है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सीनोबियम। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सीनोबियम है। ठीक, अब ये जो सीनोबियम का है वो एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो पोस्टीरियर वाला एंड है, उस पोस्टीरियर एंड पर हमारी मेन हीरो सेल मौजूद होती है। हीरो सेल का मतलब क्या हुआ, मेन हीरो पीछे ही खड़ा है, उस हीरो का नाम क्या है, उस हीरोइन का नाम क्या है, हीरो नहीं हीरोइन का नाम क्या है, उस हीरोइन का नाम है गोनिडिया या पार्थेनोगोनिडिया। यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए कि वॉल्वॉक्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की
यूनिट या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस सेल से स्टार्ट होता है? आपका जवाब होगा गोनिडिया या पार्थेनोगोनिडिया, दोनों आंसर सही है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि गोनिडिया कौन सी है या पार्थेनोगोनिडिया कौन सी है इतने पूरे सिनोबियम में? बच्चों ऐसे पता लगेगा कि वो सेल जिसका साइज बाकी सारी सेल से क्या हो, बड़ा हो, प्लस जिसमें साइटोप्लाज्म हो वो डेंस हो, साइटोप्लाज्म डेंस हो, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्लैजिला एब्सेंट हो, फ्लैजिला एब्सेंट हो, उस सेल को हम कहते हैं गोनिडियम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन गोनिडियम। तो आप क्या लिखोगे? गोनिडियम इज दैट सेल ऑफ सिनोबियम ऑफ वॉल्वॉक्स which have larger size as compared to vegetative cell, which have dense cytoplasm and which do not possesses flagella। उस सेल को हम क्या कहेंगे? गोनिडियम। अब क्या होता है बच्चों, इस गोनिडियम में होते हैं 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको स्टार देना बनता है, तो यहाँ जब जरूर से हम स्टार देंगे, ये पूछते ही पूछते हैं। अब समझो, ये जो गोनिडियम है, इस गोनिडियम में 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे। एक डिवीजन होता है तो 2 सेल बनती है, 2 डिवीजन होते हैं तो 4 सेल बनती है, और 3 डिवीजन होंगे तो टोटल 8 सेल, कितनी हुई? 8 सेल बनती है। ठीक है, तो यानी इस गोनिडियम में क्या हुए? 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुए, जिससे कि 8 सेल स्टेज मिलती है। इस 8 सेल स्टेज को हम कहते हैं प्लेकिया स्टेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं प्लेकिया स्टेज? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो गिन के बनाना डायग्राम में कि 8 ही बने, ना 7 चलेंगी ना 9 चलेंगी, 8 ही बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 सेल एक कर्व्ड प्लेट के फॉर्म में मौजूद होती हैं, इसीलिए इस स्टेज को, इस 8 सेल स्टेज को हम कहते हैं प्लेकिया स्टेज। अब जब ये 8 सेल बन जाती हैं, तब इसमें ये देखो, ये 8 सेल बन गई, इसमें एक डिवीजन और होगा, तो 8 से कितनी बन जाएंगी? 16 बन जाएंगी। और वो 16 सेल भी ऑलमोस्ट स्फीयर का शेप एक्वायर कर लेती है, केवल एक छोटी सी जगह बचती है, उस छोटी सी जगह को, उस छोटे से पोर को हम क्या कहते हैं? फियालोपोर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्या होगा, इस 16 सेल स्टेज के बाद यहाँ पर एक प्रोसेस होगी इन्वर्जन। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वर्जन आपको किस एल्गी में देखने को मिलता है? जवाब होगा वॉल्वॉक्स। होता क्या है इन्वर्जन? इन्वर्जन ये होता है बेटा कि ये जो 16 सेल्स अरेंज्ड हैं, इन 16 सेल्स में अब क्या होगा, पीछे से एक पुश आएगा, जिसकी वजह से अभी क्या पोजीशन है, अभी सेल्स मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी, जैसे ये है, तो इसका जो पॉइंटेड एंड है, सेल का जो पॉइंटेड एंड है वो कहाँ है? टुवर्ड्स द सेंटर। और जो ब्रॉड वाला पोर्शन है वो कहाँ है? टुवर्ड्स द पेरीफेरी। इन्वर्जन के प्रोसेस में क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब ऐसे समझो कि आपने सॉक्स पहन रखे हैं, अब आपको सॉक्स उतारने हैं, तो जब अपन उतारते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं ना। अब ये मत कहना कि हम तो सीधे ही उतारते हैं, अक्सर बच्चे उल्टे ही उतारते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन के प्रोसेस में क्या होगा कि जो पॉइंटेड एंड अभी कहाँ था? टुवर्ड्स द सेंटर था, वो कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा टुवर्ड्स द पेरीफेरी। यानी कि पॉइंटेड एंड कहाँ आ जाएगा? टुवर्ड्स द पेरीफेरी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है इन्वर्जन। उसके बाद हर सेल क्या करेगी? अपने इस डिवाइड करेगी। डिवाइड करके कब तक डिवाइड करेगी? जब तक डिवाइड करेगी जब तक कि सिनोबियम में सेल्स का नंबर मिनिमम 500 और मैक्सिमम 60,000। हालांकि 60,000 बहुत मुश्किल पहुंचता है, पर मिनिमम 500 सेल्स जब तक नहीं हो जाती तब तक ये सेल्स डिवाइड करेंगी, अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म डेवलप करेंगी, फ्लैजिला डेवलप करेंगी, और फिर इस फियालोपोर से होकर ये क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी। समझ में आ गई बात? एक बार और समझ लो, एक बार बिल्कुल जल्दी से मैं रिवाइज कर देती हूँ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स अगर आता है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द गोनिडिया और द पार्थेनोगोनिडिया। दिस इज द सेल विच हैव large size, dense cytoplasm, and flagella is absent in these cells. 10 times larger than the vegetative cell, spherical and highly vacuolated. गोनिडिया डू नॉट है फ्लैजिला एंड आई स्पॉट। आई स्पॉट कैसे होगा बच्चों? फ्लैजिला ही नहीं है तो आई स्पॉट करेगा क्या? आई स्पॉट डायरेक्शन देने का काम करता है। अब इस गोनिडिया में क्या होंगे? 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे, जिससे 8 सेल्ड स्टेज आएगी, जिसको हम प्लेकिया स्टेज कहेंगे। उसके बाद एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और होगा, जिससे 16 सेल स्टेज आएगी।
फिर उसके बाद ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप ही एक्वायर कर लेगा, केवल एक पोर होगा जिसको अपन क्या कह देंगे, पियालोपोर कह देंगे। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ जिलेटिनस वॉल एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला, द डॉटर कॉलोनीज आर रिलीज्ड आफ्टर द रप्चर ऑफ पेरेंट कॉलोनी, यानी कि जब इसमें ये डिवाइड करेगी, रीडिवाइड करेगी, 500 से 60,000 तक सेल हो जाएंगी, उसके बाद इसमें क्या होगा, ये हर सेल, यानी ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसने क्या करा, अपने चारों तरफ एक वॉल सिक्रीट कर दी, और साथ ही में क्या हो गया, एंटीरियर एंड पे इसने 2 फ्लैजिला। तो ऐसा ही सबके साथ होगा, सारी सेल्स ऐसा करेंगी। उसके बाद ये कॉलोनी क्या होगी, ये कॉलोनी इस फियालोपोर के थ्रू बाहर निकल जाएगी, और इस तरीके से वॉलवॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो ये बच्चों आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे, वाउचेरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वॉलवॉक्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको छोड़कर मत जाना, ये एग्जाम में चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, उसको भी देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, वीडियो में कहीं पर भी कोई कमी लगती हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।